देखो ऊपर भी 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, और नीचे भी हम 3 जीरो काट देंगे। जितना जीरो ऊपर करते उतने नीचे के कट जाते। चार वाले ध्यान से देखो। अब देखो 6 का भाग 48 में जा रहा है, 6 कम 6, 6 8 48, 6 8 जो 48। आज हम सॉल्व करेंगे, ये बढ़े चलो का सेट है, मार्च का नया सेट है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा पेपर है और इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, एक समकोण का 2/3 भाग कितने अंश का होगा। गुड, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री का, और 90 का 2/3 यानी 2/3। अब इसको आप लोग काट सकते हैं। देखो 33 से 9 कट जाता है तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 3 3 जा 9, 3 3 9, और जीरो में जीरो ही बार भाग जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा, नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर बचा 30 इंटू 2, 30 गुना 2, तो 30 दोनों 60 डिग्री होता है। देखो 30 डिग्री के पूरा कोण का दोगुना कितना होगा। तो देखिए पूरा कोण किसे कहते हैं, पहले ये समझो। पूरा कोण होता है यहाँ 90 डिग्री को पूरा करता है, तो इसमें 30 डिग्री पहले से बना हुआ है कोण, और कितना कोण चाहिए कि जो 90 डिग्री को पूरा करे। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 30 घटाएंगे कि नहीं, तो 60 डिग्री होगा। लेकिन ये कह रहा है कि 30 डिग्री के पूरा कोण का दोगुना, तो इसका मतलब 60 का दोगुना बताना है। तो कितना होगा, 120। आप लोग पेन अपने हाथ में रखो। एक कमरे की लंबाई इतनी है बेटा, देखो एक कमरा है, लंबाई है 55.6। ये चार वाले बच्चे ध्यान से देखो, एक कमरे की लंबाई इतने मीटर है भाई, मीटर, मीटर के लिए मैंने एम लिखा, और चौड़ाई है 3.15 मीटर। 15 नहीं बोलते इसको, 3.15 बोलते हैं। उस कमरे की छत का क्षेत्रफल, तो देखो छत हो चाहे फर्श हो बराबर क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर कितने वर्ग बनेंगे, छोटे छोटे एक। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत बन गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चार वालों को याद रखना है। तो इसको गुणा करके दिखाओ मेरे को, 55.6 लंबाई हो गई गुणा 3.15 हो गया। तो पहले दशमलव कुछ नहीं लगाना, आपने सीधा गुणा करना है। देखो इतना आंसर आ गया, तो अब देखो हम दशमलव देखेंगे, एक दो अंक इधर है, एक अंक इधर है, 3 अंकों के पीछे दशमलव है, तो हम यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव रखेंगे। तो दशमलव के बाद 1 4 0 आया, तो ये जीरो लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये 175.14 आ गया, तो 175। इसमें तो इसमें गलत दे रखा है बेटा, ये इन्होंने जो दशमलव दे रखा है वो इधर दे दिया, तो ये गलत हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100, इतना ही होगा, 175.14 वर्ग मीटर। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए, 4,000 कितने वर्षों में 4,480 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें बताओ क्या करना, बताओ। कहीं पे लिख देंगे मूलधन कितना है, कितना है बताओ, 4,000 है। उसके बाद क्या लिखते हैं, दर। चार वाले ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे। दर कितनी है, 6%। अच्छा अब समय कितना है, कितने वर्षों में समय हमें ज्ञात करना है, एक्स। तो जब मैंने बोला इन तीनों में से एक चीज ज्ञात करना है, तो चौथी चीज ब्याज दिया हुआ होगा। तो लेकिन यहाँ ब्याज नहीं दे रखा, बल्कि दे रखा कि 4,000 रुपए का 4,480 हो गया। तो ब्याज कैसे निकालते हैं बेटा बताओ। 4,480 में से 4,000 कम कर देंगे तो ब्याज नहीं निकल जाएगा, निश्चित धन में से मूलधन घटाते हैं तो। ये ध्यान रखना है ना आपको। मतलब आपने बैंक में 4,000 रुपए जमा किए, कुछ वर्ष बाद गए तो आपको इतने मिले 4,480। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला आपको, 4,000 तो आपके मिले नहीं है वापस। तो 4,000 के जो एक्स्ट्रा मिले वही तो ब्याज है।
तो यहाँ पे थोड़ा समझना है ना। तो इस 4,480 में से 4,000 को घटाना है तो 480 रुपये ब्याज मिला भाई। अब समय निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला वही होता है, मूलधन गुणा दर। तो मूलधन कितना, 4,000 गुणा दर 6% और समय ज्ञात करना है बटे 100। अब बराबर यहाँ क्या लिखते हैं, 480 ब्याज लिखते हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा 480 तो अपनी जगह गुणा ये जो 100 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, वेरी गुड। और ये 4,000 ऊपर था, ये 4,000 नीचे, और ये 6 भी नीचे। क्या है, देखो ऊपर भी 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, और नीचे भी हम 3 जीरो काट देंगे। जितना जीरो ऊपर करते उतना नीचे के कट जाते। 4 वाले ध्यान से देखो। अब देखो 6 का भाग 48 में जा रहा है, 6 कम 6 6 8 48, 6 8 जो 48। और फिर देखो 4 का जा रहा है, 4 एक कम 4, तो देखो नीचे तो 1 1 हो गया, समाप्त हो गया। अब ऊपर देखो यहाँ 2 बचा गुणा 1 बचा, तो 1 कम 2 ही तो हुआ। तो x का मान 2 आया तो इसका मतलब 2 वर्ष में इतनी रकम हो जाएगी। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 2,500 में खरीदा तथा 2,000 में बेच दिया। तो ये प्रतिभा बताएगी इसने घोड़ा 2,500 में खरीदा, 2,000 में बेचा, तो इसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है भाई, क्योंकि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, लेकिन प्रतिशत हम बाद में बताते हैं, पहले हम हानि ज्ञात करते हैं। तो हानि में कैसे करेंगे ज्ञात, हम क्या करेंगे, 2,500 में से, ठीक है, तो कितना बचा 5। अब हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, कोई बता सकता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि मतलब जितना 500, हाँ वेरी गुड, गुणा 100 बटे, नहीं क्रय मूल्य होता है, देखो विक्रय मूल्य नहीं होता, यहाँ पे क्रय मूल्य याद रखना, हमेशा हानि लाभ क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो यहाँ देखो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर के काट दो। अब देखो ये 25 से कम 25, अब 25 चौको 100, तो नीचे तो खत्म हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ ऊपर क्या बचा, 5 और गुणा 4 बचा, तो 5 को 20 होता है, तो 20% की हानि हुई। तो 80 मीटर कपड़े का मूल्य 2,380 है, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। वेरी गुड, कितना अच्छा सवाल है, एक एक नियम का। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे अगर आप करोगे तो कैसे करो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो सीधा सी बात है, 1 मीटर जो 80 मीटर का मूल्य जो है इतना है। देखो भाई 4 वाले ध्यान से देखो, 80 मीटर का मूल्य है 3,280, 80 मीटर का मूल्य है ना, तो इसमें अगर हम 80 का भाग दे देंगे, 80 का भाग वैसे ही दे सकते हैं, गुणा बटे 80, तो ये तो 1 मीटर का मूल्य हो गया। भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा काट सकते हैं इसको। अब 25 मीटर का निकालना है तो 1 मीटर का ये हो गया, तो गुणा 25 करेंगे तो 25 मीटर का हो गया। अब क्योंकि हम तब एक साथ काट सकते हैं इसको, देखो 0 से 0 काटा, और 8 का भाग देखो इसमें जा रहा है, 8 चौको, हाँ जा रहा है, देखो 8 कम 8, और 8 चौको 32, और 8 कम 8। अब क्या करेंगे, 25 गुणा 41 हुआ, तो 25 से कम 25 हो गया, 25 से कम 25 हासिल 2। अब 25 चौको 100, और 100 में 2 जोड़ के 102, तो 1,025 हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 4 वाले ध्यान से देखो, 80 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं मीटर, एक तरफ मूल्य। तो 80 मीटर कितने का है, 3,280 का। अब हमें 25 मीटर का मूल्य निकालना है, तो यहाँ x रुपए होगा। यहाँ तीर हमेशा x की तरफ लगता है, क्योंकि ये x बटे 3,280 होगा। और यहाँ भी तीर नीचे कोई लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जब मीटर यहाँ कम हो रहे हैं तो यहाँ रुपए भी कम होंगे भाई, इसलिए लगेगा। तो बराबर क्या लिखेंगे हम, 25 बटे 80। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये एक गुणा में इधर चला जाएगा, 3,280। अब देखो ये फिर वैसे हो गया, 0 से 0 कट गया, देखो 8 से कटा, 8 कम 8, और 8 चौको 32, और 8 कम 8,
फिर 25 गुणा 41 आया तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 1, 25 चौको 100, 25 का 2 और हासिल 102 हो गया, तो 1025 आ गया। एक कार 360 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। कार है 360 किलोमीटर की यात्रा कर रही है 5 घंटे में। तो कार की चाल होगी, चाल का मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी बेटा, बहुत ही सरल है। तो वैसे इसका फॉर्मूला है, चार वालों को भी याद रखना है, चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर, हाँ तो दूरी कितनी हो गई 360, अब समय हो गया 5 घंटे, तो 5 से देखो कट रहा है, 5 कम 5, 5 7 35, तो यहाँ 36 है, तो 1 बचा, तो यहाँ 10 बन गया इसका, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मतलब जो इसकी चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नहीं, ये गलत लिखा है भाई, 72 मीटर प्रति सेकंड नहीं है। जो इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका चाल होनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें नहीं दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तो 72 मीटर प्रति सेकंड है। देखो ये चकराने के लिए प्रश्न हो सकता है। अब तुमने जल्दीबाजी में 72 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया तुम्हारा। आप देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा सेकंड में बदल के देखते हैं, देखते क्या पता उसमें आंसर मिल जाए। 72 गुणा, तो क्या करते हैं जब किलोमीटर को हम सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 कम 18, 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 हो गया बेटा। देखो देखो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हुआ ये देखो इसका आंसर ये है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना अच्छा सवाल था, देखो चकराने के लिए उसने कैसे कर रखा है, ताकि बच्चे जल्दी में करें। तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ किलोमीटर, देखो चाल में ये किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में थोड़ी दे रखा है, और ये घंटे में दे रखी है दो समय। तो जो इसका जो चाल आएगी तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी ना। तो जो हमारी चाल आई थी, तो क्योंकि हमने ऊपर ये किलोमीटर लिखा और नीचे आवर लिखा घंटा, तो जो हमारी चाल आई ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आई, लेकिन इसमें नहीं था। अब बच्चों ने सोचा कि यार यही होगा, ये उन्होंने गलत लिख दिया होगा आंसर। तो ये जो है फिर हमने बदला किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 चौको 72 और ये 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ। चार वालों की समझ में नहीं आ रहा होगा, वो परेशान हो रहे होंगे क्या होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यदि इनमें कुल 25% लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या। अब देखो यहाँ प्रतिशत किसका दे रखा है, लड़कियों का। अब बताने किसकी संख्या बने, लड़कों का। तो पहले हम लड़कों का प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं भाई, कई तरीके निकालने की, क्योंकि जब 25% का मतलब होता है 100 पर। 100 पर 25 लड़कियां हैं, तो 100 में से जब 25 हम कम कर देंगे तो लड़के कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। इसका मतलब 75% लड़के हैं। तो अब सीधा 500 का 75% निकालो आप, तो 75% का मतलब 75/100, 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे। अब 5 से हम गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 से तो 35 और 2 37, ठीक है ना। तो 375 लड़के हैं। ये एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ 25% लड़कियां दे रखे, तो हम सीधा लड़कियां ही ज्ञात करते हैं। 500 का 25% कितना होता है, तो ये 2 जीरो कटा। अब 25 पंजा 125 होता है बेटा, तो ये 125 तो लड़कियां है ना। अब बतानी हमने लड़कों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी गुड, इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, और ये देखो यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 375 आ गए। देखो 1265 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो किलोग्राम सबसे ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। किलोग्राम के नीचे क्या होता है, हेक्टोग्राम, हेग्रा बोल लिख रहा हूं मैं इसको। हेक्टोग्राम के नीचे क्या होता है, डेकाग्राम, डेकाग्राम के नीचे क्या होता है, ग्राम।
और ग्राम का जो 10वां भाग होता है वो डेसीग्राम होता है। डेसीग्राम के नीचे सेंटीग्राम और सेंटीग्राम के नीचे मिलीग्राम। जब ये आपको उंगली पे आना चाहिए सब, तभी कर पाओगे सवाल। इससे एक सवाल जरूर आएगा इसमें से, ठीक है ना। इनको बोलो जो पीछे बात कर रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा धीरे बात करो, थोड़ा बाहर बात करो। अब ये देखो मिलीग्राम, इसमें कितने, अगर मैं बोलूंगा 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो ऊपर की तरफ भाग होता है ग्राम, तो किलोग्राम सबसे ऊपर है। तो इसमें ये 10 होते हैं, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख होते हैं बेटा। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक में हम 10 लाख का भाग दे देंगे। 10 के आगे लाख में 5 जीरो और होते हैं, तो 6 जीरो होंगे क्या, क्योंकि 1 किलोग्राम में जो है 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। अगर 10 लाख का हम भाग देंगे, में 10 लाख नहीं, यहाँ 1265 है, 1265 में देंगे ना, 1265 में हम 10 लाख का भाग देंगे, क्योंकि 1265 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब जब किसी भी संख्या में हम 10 का भाग देते हैं तो उसके एक अंक के पीछे दशमलव आता है, 100 का देंगे तो 2 अंक के पीछे। यानी यहाँ पे ये समझना है कि जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के पीछे दशमलव चला जाता है। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 अंकों के पीछे दशमलव होगा। तो ये देखो, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, 1265 है, तो 4 अंक हो गए, 5वां 6वां, तो यहां होगा दशमलव, ठीक है ना। तो यहाँ जीरो लग जाएगा, तो 0.00165 होगा। और ये सवाल गलत छपा हुआ है इसमें, ये आंसर इसमें है ही नहीं। वैसे देने वाले ने ये गलत छाप दिया, यहाँ पे किलोग्राम की जगह मेरे ख्याल से ग्राम होना था। अगर यहाँ पे ग्राम होता कि 1265 मिली, क्योंकि किलोग्राम में बहुत कठिन हो रहा है बच्चों के हिसाब से, यहां तक जाते जाते बच्चे चकरा जाएंगे। अगर ये ऐसा छपा होता है यहाँ पे कि 1265 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो ग्राम यहां पर है बेटा, तो ये ग्राम में 10 डेसीग्राम, इसमें 100 और ये 1000। तो हमने जो 1265 में जो भाग देना था वो 1000 का देना है। तो इसका मतलब 3 अंकों के पीछे, यहाँ इसमें 3 जीरो, तो 3 अंकों के पीछे दशमलव होगा, तो ये 1.265 हो जाएगा। तब ये सही आंसर कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राम होना चाहिए था। 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए। देखो ये ऐसा करते हैं इसको, 0.0098 गुणा x, मतलब इसको किस संख्या से गुणा करें, इसका मतलब x से गुणा करें। तो आंसर कितना आएगा, 0.0025254। तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो x का मान हो जाएगा, ये तो ऊपर ही रहेगा 0.0025254, और ये जो है नीचे चला जाएगा 0.0098। अब इसके दशमलव हटाना है, क्योंकि जिसका हमने भाग देना है उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो इसका दशमलव हम करेंगे, तो इसमें 4 अंकों के पीछे दशमलव है, तो सीधा इसको दशमलव यहां ले आओ, 4 अंक इधर, तो इसका भी 4 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा। आप सीधे भी ला सकते हैं, आप चाहो तो 4 जीरो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दशमलव उधर जाए। तो आप चाहे 10,000 से नीचे भी गुणा करो, ऊपर भी गुणा करो। अब सबसे सरल मेथड है कि क्योंकि इसमें जिसको हमने भाग देना है इसका दशमलव हटाना है, तो 4 अंकों के पीछे दशमलव है, तो हम 4 अंक इधर ले आए दशमलव, तो ऊपर वाला दशमलव भी 4 अंक इधर आ जाएगा। अब हमने भाग देना है 98 का भाग सीधा देना 22.54। अब 98 का भाग 22 में नहीं जाता है, तो हम 0.5 भी लेंगे, तो यहाँ दशमलव यहाँ उतर जाएगा। अब 225 में हम 98 का भाग देंगे, तो 98 का मतलब इससे 2 ज्यादा 100 है, तो 100 का पहाड़ा बोलो, 100 कम से 100 थोड़ी 200, तो इसका मतलब 2 बार जाएगा, तो 2 8 16 का 6 हासिल, 1 2 9 18 1 19, यहाँ 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 11 में से 9 गया 2।
अब उतरने की बारी 4 की। तो देखो ये 294 हुआ, तो 100 तो देखो 3 बार जा रहा है कि नहीं, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 9 27 2 29 बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर आया 0.23 आएगा। तो ये भिन्न है भाई। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, कोई ऐसी बता सकता है? इसमें कैसे याद करेंगे? 3/5 है, 3/8 है, 4/6 है, 1/2 है। क्या करेंगे बताओ बताओ बताओ। इनको हम डेसिमल में बदलेंगे, तो 5 का भाग हम 3 में देते हैं। भाग नहीं जा रहा, यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0, तो 5 का 30। यहाँ 8 का भाग हमने 3 में दिया, तो भाग नहीं जा रहा, यहाँ दशमलव रखा 30, तो 8 या 24, 8 या 24। पहले हम एक ही बार दे रहे हैं, आगे नहीं दे रहा हूं मैं। यहाँ 6 का भाग 40 में, 4 में, तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 40 हो गया, तो 6 35, 6 6 36 हो गया ना। यहाँ 2 का भाग 1 में, तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0 बढ़ा है, तो 2 5 10। तो एक, क्योंकि हमने एक एक बार भाग दिया, तो देखो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो इसमें बड़ा दशमलव 6 आया, यहाँ फिर यहाँ भी आया। अब यहाँ पे दोनों बराबर है। अब क्योंकि यहाँ ऊपर देखो 5 का 30 हो रहा है, यानी आगे भाग नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो 10 में से हम 6 गए, तो यहाँ भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 6 के आगे कोई दूसरी डिजिट आएगी, तो इसका मतलब ये बड़ी भिन्न है। क्योंकि यहाँ 4 आ गया ना, 40 में से 36 घटा के 4 आया, तो यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 6 6 36 हो गया। देखो फिर से, तो ये दशमलव 6 6 6 आता ही रहेगा, तो इसका मतलब ये बड़ी भिन्न है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 4/6 आता है आपको ऐसा करना। को वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 24, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ। छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी जिसको, हाँ वेरी गुड, इसका क्या निकालेंगे? तो 24, 28 और 35। तो सबसे पहले बताओ किसका भाग देना है? 2 का दे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अरे 35 में तो जाएगा नहीं। अब 2 का भाग फिर 12 में जा रहा है, 2 छको 12, 2 7 14, फिर 35 में नहीं जा रहा। अब 2 का भाग फिर 6 में जा रहा है, 2 3 6, 7 में भी नहीं जा रहा है, 35 में भी नहीं जा रहा है। अब देखो 7 का ही भाग जा रहा है 35 में, 3 में तो नहीं जा रहा है 7 का, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब ये खत्म हो गया सवाल, क्योंकि यहाँ देखो 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा। तो अब हम सीधा गुणा करते हैं लॉस निकालने के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7, तो ये ऊपर आ गए इतने, और ये गुणा 3 भी होगा, क्योंकि 3 में 3 का, और गुणा 5, तो 5 दिया 15, 15 7 105, और 105 दूनी 210, और 210 दूना 420, और 420 दूना 840। तो 840 में तो इन सब का भाग बराबर जाएगा बेटा, 24 का भी जाएगा, 28 का भी जाएगा, 35 का भी जाएगा, क्योंकि इनका ये सार्वक गुणज है, मतलब सबका गुणज है, सबके पहाड़े में आ रहा है। लेकिन 3 शेष कब बचेगा? जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे, ये याद रखना आप। तो जो आंसर होगा 843 होगा। अब यहां देखो, इसका उत्तर बताना है, तो कुछ नहीं है, 0.13 है गुणा 0.7 है। तो जब हम गुणा करते हैं, तो हम इसका दशमलव पहले भूल जाते हैं। तो 7 से गुणा करो, 7 या 21 हासिल 2, और 7 एकम 7 और 2 9, 91 आया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अब लगाएंगे दशमलव, यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, 1 अंक हो गए, 3 अंकों के पीछे है, तो 91 के पीछे हम 1 0 और लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ भी 1 0, तो 0.091 होगा। 500 का 60% धन 60 का 50%। तो हम पहले निकालेंगे 500 का मतलब गुणा 60/100, ये 2 0 कटे, 2 0 कटा। अब देखो 5 0 का 0, 5 31 300 हुआ। फिर इसमें जोड़ना है 60 का 50%, तो 60 का 50% यानी 50
देखो 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, तो 6.30। तो इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ बीच में प्लस है, तो इसका मतलब 300 में 30 जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्रलेख को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। ये बेची गई पुस्तकें, जुलाई में इतनी पुस्तकें बेची, लेकिन एक पुस्तक बराबर 7 पुस्तकें भाई। तो जुलाई में कितनी पुस्तकें बेची होंगी बताओ? 7 या 21। अगस्त में, सितंबर में 7 ही, अक्टूबर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 छक्का 42, नवंबर में 1 2 3 4 5 7 पंजे 35। अब देखो दिए गए महीनों के अंतर्गत बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, तो टोटल कितनी पुस्तकें बेची हम इसको जोड़ देंगे, तो 5 है तो 7 और 7, तो 133 पुस्तकें बेची। एक बार जोड़ लेना सही ढंग से, कोई जरूरी है कि मेरा जोड़ गलत भी हो सकता है। एक बस रुद्रप्रयाग से प्रातः 8:15 बजे चलना प्रारंभ करती है। देखो सुबह चली बेटा 8:15 पे, तो हम लिख देंगे 8:15 पे तो चली, सुबह का मतलब AM है, ठीक है ना। सायं 5:25 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। अब ये दिल्ली शाम को पहुंच रही है, तो लेकिन ये 5:25 पे पहुंच रही है, तो इसका मतलब 5:25 में से घटाना है, लेकिन ये उल्टा हो गया, देखो ऊपर 5 कम ज्यादा नीचे ज्यादा हो गया। तो ऐसे सवाल करने के लिए क्या बताया था मैंने, कोई बता सकता है? हाँ, हम रेलवे टाइम देखेंगे तो 5 बजे को हम कितने बजे बोलते हैं? 17 बजे। तो 17:25 में से इसको घटा दो, 5:25 को हम बोलेंगे 17:25। ठीक है ना। तो अब इसको घटाएंगे तो देखो एक साथ घटाते हैं, 25 में से 15 गया तो 10, और यहां 17 में से 8 गया 9, तो इनको 9 घंटे 10 मिनट लगे। एक ड्रम 1/3 भाग भरा हुआ है। देखो बेटा ये ड्रम है, इसके हमने 3 भाग करे, तो 1/3 भरा है, यानी नीचे वाला भरा है, ठीक है। तो 1/3 हो गया। यदि इसे पूरा करने के लिए 150 लीटर चाहिए, इसका मतलब पूरा भरने के लिए 150 मीटर और चाहिए, 150 लीटर। तो ये 2 खाने हैं 150 लीटर। तो ड्रम में धारिता कितनी होगी? धारिता मतलब इस ड्रम में सारा पानी कितना आएगा। तो जब 2 खाने 50 लीटर 150 के, तो हम पहले एक खाना देखेंगे, तो 2 का भाग देंगे 150, 2 7 14, 2 पंजे 10, क्योंकि 150 का आधा जो है 75 होता है बेटा। तो जब ये सीधी सी बात है, ये 2 खानों में 150 लीटर चाहिए, तो इसका मतलब एक खाने में 75 चाहिए, इसमें भी 75 है, इसमें भी 75, तो 75 गुणा 3 खाने हो गए, तो कितना आएगा? 3 5 15 का 5 हासिल 1 3 7 21 और 1 22, तो 225 लीटर इसकी धारिता होगी। अब लेकिन यहाँ देखो, यहाँ धारिता पूछ रखा है, यहाँ उत्तर गलत दे रखा है इसने, क्योंकि ये साफ साफ है एक ड्रम का 1/3 भरा हुआ है, और पूरा भरने के लिए इसको 150 लीटर पानी की जरूरत आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता कितनी होगी? तो 225 लीटर ही होगा। ये गलत आंसर दे रखा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 भरा है, यानी 3 भागों में से 1 भाग भरा है भाई, तो शेष कितने भाग हैं? 3 भागों में से 2 भाग शेष है ना भाई, मतलब 1/3 भरा हुआ है, तो खाली 2/3 है कि नहीं है भाई, भिन्न के रूप में। अब जो 2/3 खाली वो 150 के बराबर है, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, x का 2/3 बराबर 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 का 3/2, तो देखो ये 2 से कटा तो 2 7 4 और 1/10 2 10, तो फिर वही आगे 75 गुणा 3, तो 225 ही तो आएगा। 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 7 21 1 22, 225 लीटर ही धारिता होगी इसकी। तो जो सवाल गलत है उनको आपने सही करके ही लिखना है। यह श्रृंखला में देखो, यहाँ पहले 60 है, तब 20 है, फिर 50 है, तब 25 है, तब 40 है। तो देखो इसका मान बड़ा उल्टा सा है, यहाँ 60 है, 20 है, फिर 50 है, तो इसका मतलब इसका संबंध तीसरे से होगा।
तो यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 है। लेकिन अब यहाँ का देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, मानी 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 5 ज्यादा होगा, तो 30 होगा। समझ में आ रहा है? 50 संख्याओं का औसत 38 है बेटा। तो 50 संख्याओं का 38 है, तो हम पहले योग याद करेंगे। 50 संख्याओं का योग कितना है टोटल? तो 38 गुणा 50 करो, चाहे 50 गुणा 38 करो। तो 0 को तो 0, 5 8 40 का 0 हासिल 1, 5 4, 5 15, 4 19, 1900 टोटल हो गया। अब 1900 टोटल हो गया, तो इसमें से दो संख्याएं इतनी है भाई, 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया, तो यानी इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 45 और 55, 10 5 5 10 100 होता है। तो इसका मतलब 100 को हम छोड़ देंगे, यानी छोड़ने का मतलब इसको घटा दो, तो 1800। अब इनका औसत बताना है। अब देखो, क्योंकि संख्याएं पहले बेटा 50 थी, अब दो संख्याएं तो अलग हो गई, तो अब 48 बचे कि नहीं बचे? तो 48 का हम भाग देंगे। अब देखो 48 का भाग कितनी बार जाएगा 180 में? 50 का पारा बोले तो 3 बार, तो 3 ही बार जाएगा। अब यहाँ पे आंसर यहाँ ऊपर लिख रहा हूं 3 बार, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है। तो 3 8 24 का 4, 2 और 3 चौको 12 और 2 14, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 4 गया 3, तो देखो 36 बचा, 48 से कम बचा, तो सवाल सही है। अब यहाँ 0 उतरेगा। अब 50 का पारा अगर हम बोलेंगे तो 6 बार 300 में जाता है, 7 बार जाता है 350 में, तो 7 7 होगा। यहाँ देखो 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 7, भाई सॉरी 7 8 56 होना था भाई, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 चौको 28, 28 में 5 जोड़ के 33, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 में से 3 गया 2। अब देखो कुछ नहीं आगे, तो हम यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 रख देंगे। अब 48 का भाग हम 240 में देंगे, तो 5 बार देखो, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24, देखो तो 37.5 आया औसत। एक ट्रे में 2 दर्जन प्याले हैं। ट्रे होते हैं ना, जैसे चाय ले जाते हैं जिसपे, तो 2 दर्जन में कितने होंगे? 24 प्याले होंगे। एक दर्जन में 12 प्याले होते हैं भाई नमू। ट्रे फर्श पर गिर जाने के कारण उनमें से कुछ प्याले टूट जाते हैं, तो जरूर नमू ले जा रहा होगा प्लेट, तो ये टूट गई ट्रे। कितने टूटे? कुछ टूटे। तो फूटे तथा शेष बचे प्यालों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, चकराने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो नहीं हो सकता है, तो अगर माना एक एक टूटे, अब मतलब बचे हुए ये अगर हम यहाँ देखो, तो फूटे हुए तथा शेष प्याले, मतलब यहाँ पे फूटे हुए लिखता हूं मैं और ये शेष लिखता हूं। तो अगर एक एक होंगे, मतलब एक टूट गया और एक बच गया, तो टोटल 24 है। तो इसका मतलब यहाँ हम एक और एक 2 हुआ, तो 2 का भाग हम 24 में देंगे। एक और एक कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गए, तो 2 का भाग 24 में देंगे, तो इसका मतलब 12 12 आ गया। 1 2 2 और यहाँ 4 बचा, तो 2 2 4। इसका मतलब यहाँ 12 प्याले टूट गए, फूट गए, और 12 ही प्याले बच गए। तो इसका मतलब ये अनुपात हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला देखते हैं, अगर एक प्याला टूट गया 3 बच गए, तो इसको हम जोड़ेंगे, 3 और 1 4 होता है, 3 + 1 कितना होता है? 1 + 3 4, तो 4 का भाग हम फिर 24 में देंगे, तो 4 6 24, यानी 6 से गुणा करेंगे, तो गुणा 6, तो 6 प्याले टूट गए, 6 कम 6, और 3 गुणा 6 होगा, तो 6 3 18 प्याले
शेष बच गए। तो इसका मतलब ये भी सही है, ऐसा भी हो सकता है। यहां 2:3 है, तो यानी 2 पहले टूट गए, 3 बच गए। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 2 + 3 होते हैं 5। तो 5 का भाग हम 24 में देंगे, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 24 में इसका हिसाब मिल नहीं रहा है ना, इसका डिवाइड नहीं हो रहा है 24 में, इन दोनों का जोड़। ठीक है ना। अब इसका देखो, इसका हो जाएगा 5 × 7, तो 5 और 5 7 है। तो इसका मतलब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 और 5 7 को जोड़ेंगे, तो 5 और 7 7 और 5 12 हो गया। तो 12 का भाग 24 में देंगे, तो 12 दूनी 24। इसका मतलब 5 का 2 आया, तो 5 × 2 टूट गए, यानी 10 टूट गए। और 7 × 2 करेंगे, तो 7 दूनी 14 बच गए। 10 टूट गए, 14 बच गए, तो 14 10 24 हो रहे थे। लेकिन यहाँ जो है 3 और 2 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, थोड़ा समझना है आपको। 5 का भाग 24 में नहीं जाता, तो इसका मतलब ये अनुपात हो ही नहीं सकता। देखो 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करते हैं, अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 अप्रैल 2005 लीप वर्ष था कि नहीं था, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं 2005 को, तो 4 पंजे 20। अब यहाँ 0 में 0 बार होगा, लेकिन अब यहाँ 5 बचा, तो 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं था। जब पूरा पूरा भाग जाता तो लीप वर्ष होता, तो उसमें 366 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष नहीं होता है तो 365 दिन होते हैं। तो हम हाँ, तो 365 में हम क्या कर देंगे, 7 का भाग देंगे। सप्ताह ज्ञात करने के लिए कितने हफ्ते हो रहे हैं, तो 7 पंजे 35, 1 15, तो 7 दूनी 14। अब 1 बच गया, तो इसका मतलब एक दिन और होगा, तो यहाँ तो 52 सप्ताह हो गए, तो 52 शुक्रवार चले गए कुल मिला के। तो एक दिन प्लस एक दिन जो ये बचा, तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन होता है? शनिवार। तो इसका मतलब शनिवार होगा 1 अप्रैल 2006 को। तो ये प्रश्न है, अरे कहां से आ रहे हैं इतने? 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। वैसे तो ये सवाल नवोदय में नहीं पूछा जाएगा, ये सैनिक स्कूल में पूछा जाता है। फिर भी अगर पूछा जाता तो इसका फॉर्मूला है C का मतलब सेल्सियस, C = 5/9, 5/9। अब ये होता है F-32, F मानी फ़ारेनहाइट। तो क्योंकि यहाँ C दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, बराबर C कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ये 5/9 और ये F-32 बराबर C दे रखा है यहाँ 30 डिग्री 30। अब ये 5/9 को हम आगे ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहां से मैंने हटा दिया, तो गुणा ये 9/5 हो जाएगा यहाँ। तो 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 छक्का 30, तो 6 नंबर 54 हो गया बेटा। तो F-32 बराबर 54 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये 54 और ये -32 जब आगे जाएगा तो यहाँ धन 32 हो जाता है, तुम्हें पता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, अब 5 और 3 8, 86 डिग्री हो जाएगा, 86। यदि 6 आदमी तथा 8 या 8 लड़के, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ आदमी है या है, किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के। तो यहाँ देखो आदमी भी है, लड़के भी है, यहाँ और लिखा है, मैंने पहले भी ये सवाल बताया था। तो पहले हम क्या करेंगे, आदमी के लड़के बना दो 3 आदमियों के। तो वैसे भी सीधी सी बात है, 6 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, तो यहाँ आदमी लिख दो, यहाँ लड़के लिख दो। तो वैसे भी 3 आदमी बराबर तो 4 लड़के नहीं होंगे, पर फिर भी x लिखो, तो x यहाँ नीचे 3 एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ आदमी घटेंगे तो लड़के भी घटेंगे। तो x/8 बराबर 3/6। तो ये 8 यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, देखो 4 लड़के आ गए। तो यहाँ 3 आदमी भी और 5 लड़के भी हैं। तो मैं ध्यान
ध्यान नहीं दे रहे तुम, यहाँ 5 लड़के ये हैं और 4 ये हैं, तो 4 और प्लस 5 हो गए तो 9 हो गए। अब 9 लड़के, अब लड़कों ही पे करने हमने, यहाँ 8 आदमी या 8 लड़के, तो यहाँ लिखो लड़के और यहाँ दिन। तो पहले 8 लड़के कर रहे हैं कितने दिन में, 18 दिन में। अब 9 लड़के हो गए तो x दिन, तो यहाँ तीर नीचे, यहाँ ऊपर लगता है तीर हमेशा, क्योंकि यहाँ लड़के बढ़ गए तो यहाँ दिन घट जाएंगे। तो x बटे 18 बराबर 8 बटे 9। 18 का पक्षांतर होगा तो गुणा 18 यहाँ चला जाएगा, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो यानी 8 दूनी 16, तो 16 दिन में करेंगे भाई। 9 बचे कितने दिन में, 128 है, 288 है, 160 का 900 पौ है। तो 900 निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, कैसे निकालते हैं, तो हाँ, तो 128 का भाग उससे बड़े में देंगे, तो उससे बड़ा 288 है कि 160 है, 160 में देंगे, तो 128 से कम 128 ही तो होगा, क्योंकि तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, फिर 32 का भाग हम किस पे देंगे, 128 में। ध्यान से देखो, 4 वाले, 3 चक्कू 12 और 4 दूनी, देखो 4 बार, देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12, देखो 4 बार जा रहा है, यानी 32 हो गया इन दोनों का, लेकिन इन दोनों का हुआ 32। अभी हम 32 का भाग फिर किस में देंगे, 288 है, तो 32 का भाग 28 में तो नहीं जाता है, तो पूरे 288 में देना पड़ेगा, तो 2 9 18, तो देखो 9 बार देखो, तो 9 2 18 का 8 हासिल 1 और 9 2 9 3 27 1 28 है, तो इसका मतलब तीनों का हो गया, तीनों का मौसम कितना हो गया। एक दुकान ने फरवरी माह में प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री निम्न ग्राफ के अनुसार की, बताइए कि पूरे महीने में उसने कौन सा आइटम अधिकतम बेचा। तो उसने बेचे, फ्रिज बेचा, टीवी बेचे, कूलर बेचे, पंखे बेचे, इन्वर्टर बेचे फरवरी के महीने में, तो सबसे ज्यादा कौन सा सामान बिका। बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो नमन भी बता सकते हैं। बताओ बेटा नमन। अच्छा, प्रतिभा बताएगी। बताओ कौन बता रहा है, चलो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा सामान बिका। कूलर, कूलर सबसे लंबा है भाई, यहाँ 40 बिके कूलर। फ्रिज 30 ही बिके, टीवी जो है देखो यहाँ कितने बिके, 10 ही बिके, इन्वर्टर भी 10 बिके, और पंखे कितने बिके, 20। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बिके कूलर, जो इसका डंडा सबसे लंबा होगा वही तो सबसे ज्यादा बिके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ये फिगर वाले क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के। देखिए ये पहला, इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है। तो देखो इसके बाहर बिंदी है, इसके बाहर बिंदी है, इसके बाहर बिंदी है, लेकिन यहाँ डंडा भी है, बिंदी भी है, तो ये अलग है। इसके देखो ये गोला है, दोनों अंदर बाहर गोले, यहाँ दोनों त्रिभुज है, दोनों आयत है, लेकिन यहाँ अंदर अलग है बाहर अलग है, इसलिए ये डिफरेंट है। देखो ये टी है, ये इस तरह से, यहाँ पे टी के आगे ऐसा है, यहाँ टी, इन सबको दूर है, लेकिन यहाँ जो है टी कटा हुआ है, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखो ये स्टार सा बना हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में, 2 फिगर जुड़े हैं, लेकिन ये जो है ना पूरा एक ही फिगर है, ठीक है, तो ये अलग है। यहाँ वक्र लिखा है, चक्र लिखा है, ट्रक लिखा है, मृग लिखा है, तो देखो इस सब में एक ही क है, नीचे इसमें भी एक ही क है, तो ये वाली भी वही क है, रॉ, ये क के नीचे जो रॉ लगी है वो सेम है तीनों में, लेकिन इसमें दूसरी वाली ये री की मात्रा लगी है। इसमें आपने क्या करना है, सेम एक आकृति दी रखी है, इसके समान ठीक कौन सी आकृति है उसको खोजना है। तो यहाँ देखो इस पे 2 एक तीर है, एक पीछे से ये है, तो इसमें तो नहीं है, इस पे भी नहीं है, दोनों इस पे है, आगे तीर भी है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ 2 है तो ये भी गलत है। ये देखो ये इस तरह के, ऊपर यहाँ पे वृत्त है, नीचे त्रिभुज है, तो यहाँ ऊपर त्रिभुज हो गया, यहाँ वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है, और ये सेम लगा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नीचे लगा है, लेकिन यहाँ देखो ये कटा हुआ है, जबकि यहाँ कटा हुआ नहीं है, इस पे भी उल्टा हो गया।
यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज है और ये वृत्ताकार बीच जो दोनों का ज्वाइंट हिस्सा है ये ब्लैक हो रखा है। इसके ठीक समान जो है ये वाला देखो मैच कर रहा है, क्योंकि इसके दोनों अंदर जहाँ पे वो मिले हुए हैं वो ब्लैक है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये ऐसा है लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, ये ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया, लेकिन इसके ठीक समान देखो ये है ऐसे ही दोनों पे। यहाँ देखिए, इसमें इसके ठीक समान इस पे तो ऊपर कम हिस्से हैं, ये और ये बिल्कुल इसके ठीक समान है। बाकी ये इस पे 3 फूल बने हैं, इसका फूल इसकी जो डायरेक्शन है ये अलग। इस पे आपने क्या करना है, जब ये चौथी वाली आकृति फिल करनी है तो देखो ऐसा प्लस का निशान है, और यहाँ ऐसा है, अंदर की तरफ तीर है, तो इसके भी यहाँ अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी ऐसा तीर होगा, और ऊपर भी नीचे भी गोले होंगे। तो ये बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। इसका देखिए, इसको हम ऐसा मिलाएंगे और इस गोले को हम ऐसा मिलाएंगे, तो ये देखिए बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको अगर हम यहां मिलाते हैं और इसको यहां, इसको यहां, और ये ऐसा ऐसा ऐसा, एक गुणा का निशान है और एक वर्ग है, और बीच में देखो ये ऐसा भी मिल रखा है, तो देखिए इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है। ये गुणा का निशान हो गया, ये वर्ग हो गया, और ये बीच वाला हिस्सा है, तो बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखिए ऊपर वाले हिस्से काले हैं और गुणा का निशान है, तो ये इसमें भी गुणा का निशान होगा, ऊपर वाला हिस्सा काला होगा। तो ये तो यहाँ चारों वर्ग बने, ये तो गलत है, ये धन का निशान है, तो ये सबसे अच्छा मैच कर रहा है सी वाला। देखिए इस तरह का है तो यहाँ पे ये इसी तरह का ये बनेगा, और ये तो ये काला हो जाएगा नीचे वाला, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है बी से। यहाँ देखिए इसी क्रम में अगर आकृतियां चेंज होंगी तो यहाँ पर इसी पैटर्न से जो चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ ऊपर देखो एक, यहाँ 4 है, तो 1 और 3 4 और 4 और 3 7 हो, तो 7 और 3 10 होगा, और यहाँ 2 है तो 2 और 3 5 और 5 और 3 8, तो 8 और 3 11 होगा, तो 10/11, और वृत्त जिसके बाहर से हो, मतलब यहाँ पे जो बड़ा 10 बड़ा, इसके बाद 36 है, तो यहाँ 20 बढ़ गया, तो अब 30 बढ़ जाएगा सीधा, तो 36 में हम 30 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। यहाँ देखो एक हिस्सा काला था, यहाँ 2 काले हो गए, यहाँ ये भी तीसरा हिस्सा काला हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे, एक हिस्सा और करेंगे और ये चौथा हिस्सा भी काला हो जाएगा इतना, तो ये ए वाला होगा। ठीक है, ये काला ऊपर था, अब यहाँ पे 45 डिग्री घूम गया, तीसरी बार यहाँ घूम गया, तब चौथी बार नीचे को यहाँ घूमेगा, तो यहाँ घूमेगा तो ये डी वाला होगा। दूसरी बात, ये जो यहाँ देखिए ये एन की तरह आकृति है, और यहाँ पे ये थोड़ा लंबा हो गया दूसरे में, तीसरे में 2 डंडी हो गई, तो चौथे में 3 डंडी होंगे, तो ये सी वाला होगा। इस फिगर को आपको पूरा करना है, उसके बाद देखना है इनमें से कौन सा फिगर मैच कर रहा है। तो देखो इसको अगर हम आयत बनाते हैं पूरा, तो ये इस तरह से बन सकता है ये, तो देखो इसका तो ये बहुत छोटा है, यहाँ पे तो इतना बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये यहाँ पे इसका घुमा हुआ है, जबकि यहाँ पे घुमा हुआ नहीं है, तो ये और ये एक स्टेप पे तो ये बिल्कुल ये है, ऊपर का स्टेप गोल है, तो बिल्कुल आकृति ये वाला फिगर मैच कर रहा है। इस पे भी यहाँ पे देखो एक ही स्टेप है, यहाँ पे 2 स्टेप इसके गोल है, जबकि यहाँ एक ही स्टेप गोल है। इसको अगर हम पूरा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है यहीं पे मिला हो।
ठीक है ना। देखो जिसमें से भी जो आकृति आपको फिट मिल रही है, तो वैसे तो अगर अंदर वाला फिगर यहाँ पे डायरेक्ट मिला है तो ये फिट मिल रहा है। बाकी कोई भी यहाँ देखो इसका गोल हो गया, जबकि ये गोल नहीं है। इस पे ये 3 हो गए, ये सभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो यही वाले क्या करते, ये फिगर जो है बिल्कुल सही है। देखो ये ऐसा है, इसको अगर हम पूरा यहाँ पे ये मिला दें, ठीक है, ये देखो यहाँ अगर इसको पूरा मिला दें तो ये अंदर वाला फिगर आपको ढूंढना है। तो ये टी तो सीधा है, यहाँ से ऐसा कटा हुआ है, तो देखो डी वाला, क्योंकि इस पे यहाँ गोल हो गया। ये पेड़ ऐसा है, तो इसमें देखिए कौन सा इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ छोटा है, ये ऊपर बड़ा है। तो ए वाला ही मैच कर रहा है, बाकी ये इसका बहुत पतला हो गया, इस पे यहाँ है ही नहीं, इसके यहाँ दोनों बराबर जैसे हैं, तो ये ए वाला बिल्कुल मैच। इसमें देखिए पहली का जो संबंध दूसरी से है, तीसरी का किससे होगा, तो यहाँ ये था, इसका ये वाला हिस्सा कट गया, तो यहाँ 3 है तो इनका ये वाला हिस्सा कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर होगा बी वाला। यहाँ ये है प्लस और ये, तो यहाँ 5 और बीच में धन आ गया, तो यहाँ धन का निशान है, लेकिन यहाँ गुणा किया गया है। यहाँ देखो सब में भाग का निशान दे रखा है, तो यहाँ भी आप गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 होगा। यहाँ देखिए ये है 3 काली गोली हैं, ये उल्टा हो गया, 3 काली गोली ऊपर छूट गए, तो यहाँ 2 काली गोली हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 काली गोली वहीं छूट जाएंगे, तो ये बी वाला सही है। यहाँ देखो सफेद जो है शांति का प्रतीक है, तो लाल जो है खतरे का प्रतीक है। ए जड है 126 है, मतलब ए जो है पहला अक्षर है, जड 26वां अक्षर है, तो यहाँ बी जड है, तो बी दूसरा अक्षर है, जड 26वां अक्षर है। यहाँ देखिए ये पेड़ इस तरह का है, इस शीशे में कैसा दिखेगा, तो यहाँ जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो यहाँ भी जो है अंदर की तरफ ऐसा घुसा हुआ दिखेगा, और ये डंडी हो गई। तो ये त्रिभुज का जो ये वाला मुंह इधर की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन में, तो ये त्रिभुज जो है ना ऐसे ही रहेगा, इसकी डायरेक्शन इधर, और ये इस वाले त्रिभुज के नीचे वाले की इधर है, तो इस शीशे की तरफ ऐसा है, तो इसकी ऐसी होगी, ये तो शीशे की तरफ है, तो ये डी वाला मैच कर रहा है, क्योंकि इसका त्रिभुज देखिए, इसका जो है अपोजिट साइड है, इसका मुंह और इसका मुंह शीशे की तरफ है ऊपर वाले के, तो ये शीशे की तरफ मुंह होगा और इसका शीशे की दूसरी साइड में हो जाएगा इधर, तो ये शीशे की तरफ तो नहीं रहेगा, तो ये सी वाला तो हो नहीं सकता, तो डी वाला ही होगा। यहाँ देखो इस तरह से लिखा है, तो ये जब नीचे को है, तो एक जो है जब हम नीचे शीशा लगाएंगे तो एक ऐसा दिखेगा, ये 9 जो है ऐसे ही दिखेगा, और 0 भी ऐसे ही दिखेगा, तो इसका जो है पूरा ये मैच कर रहा है। तो 26 है, देखो शीशे की तरफ 6 का ऐसा मुंह है, तो एक ऐसा हो जाएगा 6 का मुंह, और 2 इधर को है, तो 2 भी ऐसा हो जाएगा इधर को। एक का ये वाला चोंच बाहर है, शीशे के अपोजिट है, तो ये शीशे के अपोजिट ऐसा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। यू के 7 है, शीशा इधर है, तो 7 इधर है, तो 7 ऐसा हो जाएगा। के का मुंह देखो ये वाला शीशे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ ऐसा ये शीशे की तरफ आएगा, और यू तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ उल्टा है, यू के 7 ये वाला देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए इधर डबल ए है, एम है, तो एम एम का मुंह देखो शीशे की तरफ है, तो यहाँ शीशे की तरफ ऐसा रहेगा। ए का ये 2 चौड़ा हिस्सा शीशे की तरफ है, तो शीशे की तरफ ऐसे रहेंगे दोनों ए, क्योंकि नीचे शीशा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये तो गलत हो गया, ये उल्टे हैं, इस पे एक उल्टा एक उल्टा तो हो नहीं सकता, तो ये सी वाला बिल्कुल सही है। इस फिगर को आपने इनमें ढूंढना है, तो देखो ये तो पहले में ही मिल रहा है, ठीक है ना। ये त्रिभुज जो है
इसका ये वाला भाग सीधा है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है ना, इसमें मिल रहा है, देखिए, ठीक है ना, इसमें नहीं मिल रहा है। इसकी शेप अलग है, और ये जो ठीक इसका शेप मिल रहा है, इस वाले ट्रायंगल से मिल रहा है। ये देखिए पी की तरह शेप है, तो इसमें तो पी की तरह शेप नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ मिल रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ये इस तरह की शेप जो है, ये तो इसमें तो मिल नहीं रहा है। देखो ये मिल रहा है इसका, ये ऊपर वाली डंडी तो ये हो गई, और ये वाली ये हो गया, और ये वाली डंडी ये हो गई। इसमें देखिए जट की तरफ शेप है, और ये दो डंडियां कटी हुई है, तो देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये दो डंडी ऐसी ए वाले से ही मैच कर रहा है। देखिए यहाँ कागज नीचे को मोड़ा, फिर इस तरह से तीन त्रिभुज बनाए, तो ये तीन त्रिभुज जो है ऐसे ही जब हम खोलेंगे तो इधर को ये दो त्रिभुज बनेंगे, और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। तो बिल्कुल ए वाला शेप सही है। वृत्ताकार कागज पहले नीचे को मोड़ा, फिर इस तरफ मोड़ा, तो जब इस पे ऐसी फिगर हमने काटे, तो जब इस तरफ खोलेंगे तो एक यहाँ बन जाएगा वर्ग, और दो गोले इधर बन जाएंगे। फिर ऊपर को जब हम खोलेंगे तो दोनों वर्ग इधर, और ये दो गोले इधर और दो गोले इधर बन जाएंगे, तो चार वर्ग बनेंगे और दो दो गोले। तो ये वाला, क्योंकि ये वर्ग देखो इस तरफ थोड़ा इधर बने हैं, यहाँ बीच में थोड़ा ज्यादा जगह छोटी है, लेकिन इसके वर्ग, इस पे तो दो ही वर्ग बने हैं, यहाँ एक एक वर्ग बना है, तो यही बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए त्रिभुज है, और इसको त्रिभुजाकार कागज को हमने इधर को मोड़ा, यहाँ दो त्रिभुज बनाए और यहाँ वृत्त जैसा बनाया, तो जब इसको खोलेंगे तो दो त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे, और यहाँ ऊपर एक वृत्त बन जाएगा। तो त्रिभुज का मुंह ऊपर है, इसके तो नीचे है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला बिल्कुल होगा। यहाँ कागज को इस तरह से मोड़ा, फिर एक बार ऐसा मोड़ा, यहाँ ऐसा एक वृत्त बनाया, और ये दोनों कोने कट गए, तो यहाँ वृत्त होगा, और ये दोनों कोने कटे हुए इधर आ जाएंगे। जब नीचे को खोलेंगे तो नीचे को ऐसे कटे हुए मिलेंगे, और यहाँ भी कटे हुए मिलेंगे, और यहाँ दो वृत्त और मिलेंगे। तो देखो ये वाला बिल्कुल शेप मैच करेगा। ये वृत्ताकार कागज को हमने ऐसे मोड़ा, और इस तरह से यहाँ पे शेप बनाए, तो जब हम नीचे को खोलेंगे ना, तो ये सेम शेप जो है नीचे को मिलेगी हमको। तो यहाँ देखिए इस तरह का दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज, तो नीचे को खोलेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और अंदर ये ऐसा कटा हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरा वृत्त बन जाएगा, तो ये जो पूरा ये वाला शेप मिलेगा हमको। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन फिगर को मिलकर के इनमें से कौन सा फिगर बन रहा है। एक त्रिभुज काला है, और एक दो तीन चार त्रिभुज ऐसे हैं, तो एक, देखो इसमें तो एक, ये दो छोटे हैं दो बहुत बड़े हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ केवल दो ही है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो चार है, इसमें भी चार है, लेकिन डी वाले में देखिए ऊपर ये भी है, तो ये तो डी वाला हो नहीं सकता, इसलिए ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखिए ये दो ऐसे लाइनें हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके तो वृत्त बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को जोड़ के तो वृत्त बन गया। ये लाइन ये आ गई, और ऊपर की ये लाइन दोनों में, तो ये ऐसा होगा।
और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये यहाँ ऐसा हो जाएगा और यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल ए वाली आकृति मिल रही है। इसको देखिए, ये ऐसे दो काले हैं, दो सफेद हैं, तो दो काले वर्ग और दो सफेद आयत, तो ये तो गोल फिगर है, इस तरह का फिगर तो ये है नहीं। यहाँ ट्रायंगल वाले फिगर हैं, इस तरह के फिगर ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों जो मैच कर रहे हैं, ये इस फिगर से मैच कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये आयत है, ये वर्ग है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों वर्ग काले हैं, तो इनमें तो काला वर्ग है नहीं, तो दोनों ये काले इसमें है, ये जो छोटा वाला है ये है, ये जो आयत है ये नीचे वाला है, और ये त्रिभुज है ये ऊपर वाला है, तो ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ये काला वर्ग ये है, तो काला वर्ग इन दोनों में है। उसके बाद ये चार ट्रायंगल है, तो इसमें चार ट्रायंगल तो है नहीं, चारों ट्रायंगल इसमें है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। 50 क्वेश्चन इसमें है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छे थे। अब हम करते हैं सॉल्व हिंदी वाला पोर्शन। एक दिन तेनालीराम ने देखा कि उसके घर के आसपास कुछ चोर घूम रहे हैं। वह उनका इरादा समझ गया। उसने चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है। अपने पास रुपया पैसा और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो, मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूंगा। चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर उसमें ईंट पत्थर भरे और घर से लगे बगीचे में बने कुएं में वह संदूक डाल दिया। रात होने पर चोर कुएं पर आए, लेकिन किसी की भी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे 3 बाल्टियां ले आए और कुएं से पानी निकालने लगे। रात भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने की डर से चोर वहां से भागने में लगे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचा और चोरों से बोला, भैया मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ, तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। तेनालीराम के घर के पास आसपास कौन घूम रहे थे? तो चोर घूम रहे थे। तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा? तो उसने संदूक में ईंट और पत्थर भरे। तेनालीराम ने संदूक कहाँ रखा? तो उसने कुएं में फेंक दिया था संदूक को। संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? तो संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया था? वहां से पानी निकाल दिया था कुएं से। सवेरे चोर क्यों भागने लगे? क्योंकि उनको डर था पकड़े जाने का। यूं तो मानव इतिहास के आरंभ से ही इस कला का सूत्रपात हो गया था। लोग अपने कार्यों या विचारों के समर्थन के लिए गोष्ठियां या सभाओं का आयोजन किया करते थे। प्रचार के लिए भजन कीर्तन मंडलियां भी बनाई जाती थी, परंतु उनका क्षेत्र अधिकतर धार्मिक, दार्शनिक या भक्ति संबंधी होता था। वर्तमान विज्ञापन कला विशुद्ध व्यावसायिक कला है और आधुनिक व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग है। विज्ञापन के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे हैंडबिल, रेडियो, दीवार पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बड़े बड़े साइन बोर्ड और दूरदर्शन। जब से छपाई का प्रचार प्रसार बढ़ा, तब से इश्तिहार या हैंडबिल का विज्ञापन के लिए प्रयोग आरंभ हुआ। कागज और मुद्रण सुविधा के सुलभ होने से विज्ञापन के इस माध्यम का उपयोग बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। मान लीजिए साड़ियों की 2 समान दुकानें एक ही बाजार में हैं, इसमें से क तो इश्तिहार हैंडबिल गली मोहल्ले में बंटवाता है और ख हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो परिणाम यह होगा कि क का नाम लोगों के मुंह पर चढ़ जाएगा, वह अधिक लोकप्रिय हो जाएगा और उसके माल की बिक्री अधिक बढ़ जाएगी। इतिहास के आरंभ में ही किस कला का आरंभ हो गया था? तो अगर हम पूरा पढ़ें इसको तो इससे साफ पता चल रहा है कि इतिहास के आरंभ में ही विज्ञापन कला का आरंभ हो गया था। आरंभ में विज्ञापन का जो रूप था वो था कार्यों या विचारों के समर्थन के लिए गोष्ठियों या सभाओं का आयोजन। ये वाला आंसर सही है। वर्तमान में विज्ञापन कला के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो आज के समय में यह एक विशुद्ध व्यवसायिक कला है, ये बिल्कुल सत्य है। आधुनिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, ये भी सत्य है। आज इसके लिए कई तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। आज विज्ञापन का क्षेत्र अधिकतर धार्मिक, दार्शनिक या भक्ति संबंधी होता जा रहा है, ये गलत है। ये आज नहीं हो रहा है बल्कि ये प्राचीन काल में
ऐसा स्वरूप था। इश्तिहार या हैंडबिल के प्रयोग से निम्न में से क्या नहीं होगा? विक्रेता अधिक प्रसिद्ध होगा, ये तो बिल्कुल सही है। विक्रेता के माल की बिक्री बढ़ जाएगी, ये भी सही है, बढ़ जाएगी। विक्रेता के सामान की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। देखिए, इश्तिहार देने से या विज्ञापन देने से कभी भी गुणवत्ता नहीं बढ़ सकती है, इसलिए यही आंसर सही है, बाकी तीनों में नहीं। विक्रेता का लाभ बढ़ जाएगा, ये भी सही है, लेकिन जो सही आंसर इसका होगा, जो नहीं होगा, वो ये सी वाला नहीं होगा। निम्न में से विज्ञापन के साधन है रेडियो, साइन बोर्ड, दीवार पोस्टर, उपयुक्त सभी। तो ये चारों जो है विज्ञापन के साधन है। मेरी माँ कहती है कि जिस तरफ दुनिया चल रही है हमें भी उसी तरफ चलना चाहिए। उसने कभी स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया, बल्कि खुद को उन्होंने मेरे अनुरूप बदला है। एक रूढ़िवादी परिवार से ऊंचा उठकर उन्होंने सोचा, जिया और हमें जीना सिखाया। मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता कि मेरे माता पिता मुझसे कहीं ज्यादा आधुनिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और मुझे उन पर गर्व है। मुझे लगता है कि अपने बच्चों के लिए हर माँ सबसे ज्यादा साहसी और निर्भीक होती है। वह सबसे ज्यादा तरक्की पसंद होती है। वह नए जमाने की माँ हो या पुराने जमाने की, अपने बच्चों को वह तमाम बंधनों से मुक्त करना चाहती है और उन्हें आजाद परिंदों की तरह खुला आसमान देना चाहती है। अपनी माँ के विषय में लेखक ने क्या नहीं कहा है? माँ जिस तरफ दुनिया चल रही है हमें भी उसी तरफ चलने को कहती है, ये तो कहा है। उन्होंने सदैव एक रूढ़िवादी परिवार से ऊंचा उठकर सोचा, जिया और हमें जीना सिखाया, बिल्कुल सही है। मेरी माँ रूढ़िवादी थी, ये गलत है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। मेरी माँ मुझसे कई ज्यादा आधुनिक विचारधारा, ये भी उन्होंने कही है। जो नहीं कही है तो ये वाली बात नहीं कही है। अपने बच्चों के लिए माँ कैसी होती है? तो अपने बच्चों की माँ, ऊपर बात आई है, सबसे ज्यादा साहसी और निर्भीक होती है। बच्चों के जीवन के साथ माँ के जीवन से क्या परिवर्तन आता है? माँ बच्चों के साथ साथ दोबारा विकसित होती है। माँ अपनी आदतों और मूल्यों के नए सिरे से गढ़ती है। उसकी माँ के लिए जो कवि ने कहा है कि बल्कि खुद को उन्होंने मेरे अनुरूप बदला है, यानी बच्चों के अनुरूप माँ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ऊपर ये बिल्कुल माँ बच्चों के साथ साथ दोबारा विकसित होती है, ये बिल्कुल सही है। माँ अपनी आदतों और मूल्यों को नए सिरे से गढ़ती है। तो जमाने के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से वो नए सिरे से अपनी आदतों को गढ़ती है। ये दोनों सत्य हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य हैं। आजाद परिंदों का आशय है, तो आजाद परिंदा का मतलब होता है स्वतंत्र पक्षी। परिंदा बोलते हैं पक्षी को। शख्सियत शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय, तो जो इसमें प्रत्यय है, इसका जो मूल शब्द है वो शख्स है। शख्स धन ईयत, इसमें जो प्रत्यय लगा है वो ईयत प्रत्यय है। करोड़ों कोशिकाओं सेल्स ने इस शरीर का निर्माण हुआ है। प्रत्येक का स्वभाव तथा कर्म भिन्न है। कुछ भी यह मानव शरीर बाहर से एक दिखाई पड़ता है। प्रत्येक कोशिका जीवित है। जैसे ही कुछ कोशिकाएं मरती हैं, उनका स्थान दूसरी कोशिकाएं स्वतः ले लेती हैं। सभी अपने अपने काम में सतत लगी हुई हैं। वे कभी विश्राम नहीं करती। यदि इनमें से एक भी कोशिका काम करना बंद कर दे तो इस शरीर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि ये कोशिकाएं कार्य में तथा व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु ध्यान की विधि द्वारा इनमें उसी प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली होने के बावजूद वे सौर बैटरी द्वारा एकत्र कर विद्युत तरंगों में बदली जा सकती हैं। अनुच्छेद के अनुसार शरीर का निर्माण किससे हुआ है? तो जो शरीर का निर्माण है कोशिकाओं से हुआ है। अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा गया है। कोशिकाओं के कार्य हैं, तो इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, ये बिल्कुल सत्य है। शरीर का प्रत्येक का स्वभाव तथा कर्म भिन्न है, ये भी बात आई है अनुच्छेद में। कोशिकाएं भी विश्राम करती हैं, ये बिल्कुल अलग है। कोशिकाएं कभी भी विश्राम नहीं करती हैं, इसलिए ये सत्य नहीं है। कोशिकाओं के कार्य में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? तो ये बात आई है ध्यान विधि द्वारा इसके कार्यों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। निम्न में से सामंजस्य का समानार्थक शब्द नहीं है,
देखो सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल, बिल्कुल सही है, समायोजन भी सही है और अनुकूलता भी सही है। संघर्ष जो है अलग है, ये आंसर होगा संघर्ष, इसका ठीक अपोजिट है। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस प्रकार राज काज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। तो विदेह की राजधानी कहाँ है? तो विदेह की राजधानी जो है मिथिला, बात आ गई ऊपर। राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? तो सन्यासियों की कुटिया थी। महाराज जनक को क्या शौक था? तो फकीरी का शौक, ऊपर आया था, उनको फकीरी का शौक था। महाराज जनक स्वयं का परमात्मा से क्या संबंध मानते थे? तो वे परमात्मा के सेवक अपने को समझते थे। महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या कार्य करते थे? तो राज्य का प्रबंध करना, अपराधियों को दंड देना, ये भी कार्य करते थे, ये भी करते थे, लोक कल्याण के उपाय करना, ये भी करते थे, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन हमने पूरे किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और इसके नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज रहा हूं। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कोचिंग की, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर उस ग्रुप से जुड़िए। ओके, बाय।